नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मौर्य काल के बारे में जानेंगे। तो मौर्य काल में सबसे पहले हम देखेंगे शुंग वंश। शुंग वंश कब से कब तक था? तो 185 से 75 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक था? 185 से 75 ईसा पूर्व तक। कौन सा वंश था? शुंग वंश। और शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसमें हम देखेंगे इस वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। कब की थी? तो 185 से 75 ईसा पूर्व। वो क्या था? तो वो मौर्य सेनापति था। फिर शुंग वंश के शासकों की राजधानी विदिशा थी। तो शुंग वंश के शासकों की राजधानी कौन सी थी? तो विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। पतंजलि उस अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित था। जो पतंजलि थे वो उस अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। किसने करा था? अशोक द्वारा जो निर्मित स्तूप थे उनको नष्ट किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया गया था। सबसे मशहूर चैत्य पश्चिमी दक्कन में काले का चैत्य तथा स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध अमरावती का स्तूप है। फिर सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। यानी कि सातवाहनों का जो समाज था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। यानी कि माता उसमें सत्ता में रहते थे। तो फिर है भारत के यवन राज्य। इसके बाद हम देखते हैं भारत के यवन राज्य। तो इसमें देखेंगे भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। तो क्रम किस प्रकार था? तो हम देखेंगे इंडो ग्रीक, फिर शक, पल्लव या और कुषाण। तो इनने भारत पर अलग अलग आक्रमण किए। सबसे पहले किए थे इंडो ग्रीक के द्वारा, फिर शक के द्वारा, फिर पल्लव के द्वारा, इन्हें पल्लव के द्वारा, फिर कुषाण के द्वारा। इसमें हम इंडो ग्रीक को देखेंगे तो भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को है। इसको है डेमेट्रियस प्रथम को। इसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर सकल यानी कि आधुनिक सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। डेमेट्रियस ने भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए। किसने चलाए थे? तो डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस के उपरांत यूक्रेटाइस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद मिनांडर यानी 160 से 120 ईसा पूर्व सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था। इसने भारत में यूनानी सत्ता को स्थापित या स्थायित्व प्रदान किया। फिर मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किससे ली थी? नागार्जुन से उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के मिनांडर ने ही जारी किए थे। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो वो किए थे मिनांडर के द्वारा। फिर सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्के, मुद्रा लेख तथा सोने के सिक्के जारी किए। मिनांडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। फिर भारत में यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था, जिसका उल्लेख गार्गी संहिता यानी मालविकाग्नि मित्र में हुआ है। फिर गांधार एवं मथुरा की बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियों पर यूनानी और रोम कला का प्रभाव स्पष्ट
दिखाई देता है। बात आते हैं शक। तो यूनानियों के बाद शक आए थे। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। यह अपने को क्षत्रप कहते थे। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे, जिसमें प्रथम अफगानिस्तान में, दूसरी पंजाब में, राजधानी इनकी तक्षशिला, तीसरी मथुरा में और चौथी पश्चिमी भारत में तथा 5वीं शाखा ने उत्तरी दक्कन में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उसके बाद देखते हैं भारत के शक राजाओं अपने आप को क्षत्रप कहते थे। शक राजाओं की शासकों की भारत में 2 शाखाएं हो गई। एक थी उत्तरी क्षत्रप जो तक्षशिला एवं मथुरा के थे, दूसरे हैं पश्चिमी क्षत्रप जो नासिक एवं उज्जैन के थे। शकों का प्रसिद्ध शासक रुद्र दमन प्रथम 130 से 150 ईस्वी पूर्व हुआ, जिसके राज्याधिकार में सिंध, कोंकण घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग था। फिर रुद्र दमन ने गिरनार पर्वत पर स्थित काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। रुद्र दमन ने संस्कृत का एक बड़ा प्रेमी था। रुद्र दमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। अंतिम शासक कौन था? तो रुद्र सिंह तृतीय। फिर प्राप्त विवरण के अनुसार 197 पांड्य राजाओं ने इन संगमों को संरक्षण प्रदान किया। प्रथम संगम मदुरा में ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस युग में तमिल व्याकरण एवं अलंकरण शास्त्र की पहली पुस्तक तोल्काप्रियम की रचना हुई। धर्मशास्त्रों की तरह इस व्याकरण ग्रंथ में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता के तत्वों का विवेचन ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिल्य ने किया था। पांड्यों के संरक्षण में संपन्न संगम में सर्वाधिक प्राचीन वंश चेर का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। संगमकालीन मध्य काव्यों में शिल्पादिकारम का बहुत अधिक महत्व है। तो देखेंगे संगम, अध्यक्ष, संरक्षक और स्थल। तो इसमें प्रथम तो अगस्त ऋषि, पांड्य शासक और मथुरा। द्वितीय तोल्कापियर, संस्थापक अध्यक्ष अगस्त ऋषि, पांड्य शासक कपाटपुरम अल्वे। तृतीय है नक्किरर, पांड्य शासक उत्तरी मदुरा। आगे देखेंगे संगम साहित्य और रचनाकार। तोल्कापियम तो तोल्कापियर, शिल्पादिकारम इलंगो आदिलगल, मणिमेखलय शीतले सतनार, जीवक चिंतामणि तो तिरुवंतक देवर, कुराल तिरुवल्लुवर, अहना नुरु तो रुद्र सरमन, मरुग रूपादय नक्किरर। आता है चेर राज्य। तो संगम कालीन चेर राज्य का संस्थापक उदयन जेरल 130 ईस्वी था, यानी उदयन जेरल। कौन था चेर राज्य का संस्थापक? तो उदयन चेरल। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह तो धनुष था। क्या था? धनुष। संगम काल में चेर साम्राज्य सबसे प्राचीन है। उदयन जेरल अधिराज इस वंश का प्रथम शासक था। उसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था। उसने जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था। फिर नेदुन जेरल
आदन ने मरंदे को अपनी राजधानी बनाया। उसने मालाबार तट पर यवन व्यापारियों को बंदी बनाया तथा स्थानीय शत्रुओं को पराजित किया। सेनगुट्टुवन यानी धर्मपरायण गुट्टुवन को लाल चेर भी कहा जाता था। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के अनुसार सेनगुट्टुवन कौमार्य की देवी की उपासना से संबंधित पतिनी संप्रदाय का संस्थापक था। उसके बाद देखेंगे चोल राज्य। तो चोल राज्य संगमकालीन चोल राज्य का संस्थापक करिकाल 190 ईस्वी था। इसने कब स्थापना की थी? तो 190 में। किसने की थी? करिकाल के द्वारा। फिर चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मल्लूर थी। बाद में उरेयूर तथा तंजावुर भी राजधानियां बनी। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया। इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य को प्रतिष्ठा प्रदान की तथा एक नया गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। उसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत 319-20 ईस्वी तथा शक संवत 78 ईस्वी के बीच 241 वर्षों का अंतर था। गुप्त वंश में ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत यानी चांदी मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। इसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत उसका प्रयाग स्तंभ लेख है जिसमें धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख है। प्रयाग स्तंभ लेख को मुगल सम्राट अशोक ने कौसंबी में से मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित रखवाया। स्तंभ लेख में बिरबल तथा जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है। यह विशुद्ध रूप में ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को पराजित किया जिसमें अच्युत नागसेन तथा गणपति नाग प्रमुख थे। दक्षिणापथ के युद्ध में समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को परास्त किया परंतु पुनः उन्हें स्वतंत्र कर दिया। इसे दक्षिणापथ में ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा जाता है या कहा गया। समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया है। किसने कहा? तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। कविराज किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। वह कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था तथा वसुबंधु को भी संरक्षण प्रदान किया था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। उसने विक्रमांक की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री थे तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि। यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके अन्य नाम भी थे देवगुप्त, देवराज, देवश्री और उनकी उपाधियां क्या क्या थी? तो विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। किससे किया था? कुबेर नागा से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह
वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। उदयगिरी ग्रहालेख यानी गुहालेख के शब्दों में चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था, यानी कि उसका उद्देश्य था संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। कृत्सना पृथ्वी जय। चंद्रगुप्त ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में शक राज्यों में चांदी के सिक्के प्रचलित करवाए थे। भारतीय अनुश्रुतियां चंद्रगुप्त का शकारी के रूप में स्मरण कराती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कालिदास, धन्वंतरी, क्षपका, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, बैताल भट्ट, घटकरपल, वरामिहिर और वर रुचि, ये उसके 9 नवरत्न माने जाते। पुस्तक लेखक और पुस्तक फिर लेखक, तो यहाँ पे पुस्तक और लेखक दे रखा है, यहाँ पर अलग अलग नाम दे रखे हैं। स्वपन वास दत्ता, काव्य दर्शन, 10 कुमार चरित्र, मुद्रा राक्षस, अरुभंग, हर्ष चरित्र, कामसूत्र, चरक संहिता, मत्स्य कटिकम, योगचार्य, चंद्र व्याकरण, विशुद्धि मग और वृद्ध संहिता। इनके लेखक दे रखे हैं भास, दंडीन, विशाखादत्त, भास, बाणवट, वात्स्यायन, चरक, शूद्रक, अंगस, चंद्र गौमी, बुद्ध घोष। ये अलग अलग पुस्तकें और अलग अलग उनके लेखक दे रखे हैं। जैसे न्यायावतार, तो सिद्धसेन, कादंबरी, बाणभट्ट, नागानंद, हर्ष, प्रियदर्शिका, हर्ष, रत्नावली, हर्ष, किरातार्जुनियम, भारवी, रावणवध, वत्स भुट्टी, अमरकोश, अमर सिंह, ऋतुसंहार, कालिदास। ये अलग अलग पुस्तकें और अलग अलग लेखक। अब में देखते हैं नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को पुरपाल, नगर रक्षक या दांगिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, उसका सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति या महत्तर होता था। विषय के अंतर्गत कई ग्राम होते थे। ग्राम एवं विषय के मध्य पैठ यानी ग्राम समूह का अस्तित्व मिलता है। राजा के पास स्थायी सेना होती थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थे, पदाति, रथरोही, अश्वारोही और गजसेना। अलग अलग भागों में सेना को विभक्त किया जाता था। गुप्त काल में 1/4 से 1/6 भाग तक कर वसूला जाता था। राजस्व के स्रोत, तो भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग, भोग, राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल सब्जी आदि की भेंट, उदंग एक प्रकार का भूमि कर, ऊपरी कर एक प्रकार का भूमि कर, भूतावास प्रत्याय यानी विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगाकर, करों की अदायगी हिरण्य नगद तथा मय अन्य दोनों रूप में की जाती थी। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि करों से मुक्त होती थी। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया है। नारद एवं पराशर स्मृति से विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद ने 15 प्रकार के, मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख प्रमाण एरण अभिलेख से में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है।